नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका मृदुला गर्ग की कहानी उर्फ सैम। उर्फ सैम कहानी का रचना काल है 1982 का। और इस कहानी की विषय वस्तु या पृष्ठभूमि को यदि लेकर हम बात करते हैं तो इसमें प्रवासी भारतीय जीवन को लेकर, उनके जीवन की संघर्ष को लेकर कहानी के भीतर बड़ा ही मर्मस्पर्शी एवं हृदय स्पर्शी चित्रण हमको देखने को मिलता है। कहानी के अंतर्गत हम जिस प्रवासी भारतीय के जीवन को आज जानते हैं, समझते हैं या पढ़ते हैं, उस प्रवासी भारतीय जीवन के पीछे की कहानी यदि हम देखते हैं तो वो एक अलग प्रकार की कहानी हमें दिखाई देती है। यहाँ भारत में बसा हुआ युवक विदेश में इसीलिए जाना चाहता है ताकि उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, अच्छी नौकरी प्राप्त हो और फिर वह वहीं पर नौकरी करते हुए बसता हुआ दिखाई देता है। विदेश में बस जाता है और विदेशी संस्कृति को अपना लेता है। लेकिन जब वो विदेशी संस्कृति को अपना लेता है, उस समय विदेशी लोग भारतीय लोगों को अपना मानने से इनकार कर देते हैं और उसे अपनी ही नजरों में बौना करने का प्रयास करते हैं। भारतीय व्यक्ति विदेशी संस्कृति को अपना तो लेता है, लेकिन वह महसूस करता है कि वह उनकी नजरों में बौना या तुच्छ है। कहानी के अंतर्गत ऐसा ही कुछ है। उर्फ सैम कहानी का जो पात्र है सावन प्रताप सिंह है। यह अमेरिका में जाकर बसा हुआ है शिक्षा के लिए। इसने भारत में जब वो नौकरी कर रहा था तो पैसे जोड़कर वह साल भर उसने पैसे जोड़े और शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह अमेरिका चला गया। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की और करते समय पैसों की जब जरूरत पड़ती थी उस समय उसने लिफ्टमैन का काम किया, वेटर का काम किया और विभिन्न प्रकार के संघर्ष करता हुआ, उनका कहना है कि वहाँ पैसों की, नौकरी की कमी नहीं है, बस मेहनत की आवश्यकता होती है और वो मेहनत करके नौकरी प्राप्त करता है और वहीं पर बस जाता है। बसने के बाद उसे लगता है कि वह भारतीय जड़ों से कहीं टूट गया है। अब इस जड़ को लेकर यदि हम बात करते हैं तो जड़ हम अपने परिवार को, अपने संस्कृति को, अपने समाज, अपने भारत देश को, अपने देश की मिट्टी को हम कह सकते हैं। कहानी के भीतर जड़ का तात्पर्य सैम के परिवार से है। वह अपने परिवार से दूर चला गया है, वह इसके टूटने को महसूस करता है और जब विदेशी संस्कृति में अपने आप को बौना और तुच्छ साबित होता हुआ दिखाई देता है तब उसे अपने परिवार की याद आती है। अपने जड़ से वो फिर से जुड़े रहना चाहता है, वो टूटना नहीं चाहता। विदेश में रहते हुए उसने बहुत सारा धन कमा लिया, सुख सुविधाएं कमा ली और वह भारतीय महिला से विवाह करना चाहता है, इसलिए कि वह जड़ से जुड़ा रहना चाहता है। क्योंकि भारतीय महिला की जड़ भारत में है, उसका परिवार भारत में है। इसीलिए एक स्थान पर विदेशी व्यक्ति जब उससे पूछता है कि तुम भारतीय महिला से क्यों विवाह करना चाहते हो, तो वो कहता है कि उसकी जड़ें वहां है, मेरी भी जड़ें वहां है, जड़ों से जड़ों का मिलन नहीं तो कैसे होगा। तो यहाँ जड़ों से जड़ों का मिलन हमको दिखाई देता है। सावन प्रताप सिंह उर्फ सैम, जिसे विदेशी अर्थात कि अमरीकी लोगों ने सावन प्रताप सिंह का नाम छोटा कर दिया और सैम नाम से उन्हें पुकारते हैं। इस तरह से वह अपने नाम की तरह बौना उसे किया गया है, उसके नाम को जिस प्रकार से बौना किया है उसी प्रकार से वह महसूस करता है उनकी नजरों में वो बौना है, तुच्छ है। इसीलिए वह जड़ों से जुड़ना चाहता है। इसलिए उसने भारतीय महिला से विवाह किया। उसने दलील इस बात की दी कि भारतीय महिला से विवाह करूंगा तो अच्छा अच्छा पकवान वो बनाकर खिलाएगी, भारतीय पकवान उसे खाने के लिए मिलेगा, साथ ही भारतीय संस्कार उसके साथ रहेंगे, जड़ें उसके साथ रहेंगी। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। जब वो उसके आशा रानी से विवाह करके अमेरिका लेकर आता है तो पहली बार उसने मात्र प्रयास किया, लेकिन देखते हैं कि वह भी वहां की संस्कृति से प्रभावित हो गई है
और उसने अपने बाल पेज बॉय कट करवा लिए हैं, जींस टी शर्ट पहन लिया है और आशा रानी से ऐश बन गई है। आगे चलकर हम देखते हैं कि जब उन्हें 2 बच्चे हो जाते हैं, अर्जुन जिसका नाम अंग्रेजी में अर्ची कर दिया गया और बेटी कविता का नाम कैट कर दिया गया। पूरी तरह से वहां की संस्कृति को अपनाया जा रहा है, लेकिन वहां के लोग भारतीय लोगों को अपना समझते ही नहीं है। हम दूसरों की संस्कृति को अपनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब अमेरिकन लोग या विदेशी लोग भारतीय लोगों को तुच्छ समझते हैं, इस बात का बुरा सावन प्रताप सिंह को है। मृदुला गर्ग कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट करना चाहती है कि भारतीय लोग विदेश में जाकर बसते हैं, वहां की सुख सुविधाओं को अपनाकर उनके विरोध में कभी बात नहीं करते हैं, संस्कृति को अपनाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वो लोग भारतीय लोगों का जब सम्मान नहीं करते हैं, इस बात का खेद उस कहानी के अंतर्गत सैम उर्फ सावन प्रताप सिंह इस पात्र के माध्यम से करते हुए नजर आते हैं। ऐसे सावन प्रताप सिंह जब हम यहां पर देखते हैं कि आखिर विदेशी संस्कृति है क्या चीज, विदेशी संस्कृति को लेकर जब हम बात करते हैं, कहानी की विषय वस्तु जब चलती है, विषय वस्तुओं के एक एक बिंदुओं को लेकर संस्कृति के साथ तुलना करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि विदेशी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में क्या अंतर है। हम देखते हैं कि जब आशा रानी यहां से जाती है तो नाम उसका ऐश कर दिया गया, बच्चों का नाम आर्ची और कैट कर दिया गया। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म होने के बाद मां का दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। हमारे यहां भारत में कहा जाता है, डॉक्टर भी यह कहते हैं कि 5 साल तक मां को अपना दूध बच्चों को पिलाना चाहिए। लेकिन विदेशी संस्कृति, अमेरिकन संस्कृति यह कहती है कि बच्चों को बोतल का दूध पिलाया जाए। कहानी में इस बात का उल्लेख है कि ऐश अर्थात कि आशा रानी अपने बेटे को अपना दूध नहीं पिलाती, बल्कि दूध पिलाते समय वो बोतल का दूध पिलाती है और अपने दूध को सुखाती है। दूध को सुखाते समय हर स्त्री को पीड़ा होती है, ये दूध बालक को पिलाना ही पड़ता है। दूसरी बात यह है कि वहां पर संयुक्त परिवार नहीं है, विभक्त परिवार में वो लोग रहते हैं, और भारतीय संस्कृति संयुक्त परिवार की समर्थक है और विदेशी संस्कृति यह विभक्त परिवार की समर्थक दिखाई देती है। ऐसे समय में भारत में यदि सैम होता, उसके बच्चे होते, तो उसके माता पिता अर्थात कि दादा दादी उस पर संस्कार डालते, उसका ख्याल रखते, ध्यान देते, लेकिन वहां पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। इस बात का भी उल्लेख मृदुला गर्ग अपने कहानी के माध्यम से करते हुए नजर आती है। देखिएगा, एक के बाद एक सिलसिला आपको दिखाई देता है कि विदेशी संस्कृति किस प्रकार की है। अमेरिकन संस्कृति को यदि आप गौर से अध्ययन करते हैं कहानी के भीतर, तो वहां पर केवल पैसे कमाने के लिए व्यक्ति जीता हुआ और ऐशो आराम से जिंदगी जीता हुआ नजर आता है, या सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन इन पैसों में जो पैसे वो कमा रहा है, या सावन प्रताप सिंह की कमाई $3000 है, अर्थात की तत्कालीन समय की कमाई 30,000 रुपए और आज के 2.5 लाख रुपए होते हैं। तो इसमें भी विदेश में से हर चीज महंगी होती है, अमेरिका में महंगी चीजें हैं, तो वो पैसे भी उसे बस नहीं होंगे। उसका कहना है कि अमेरिका में तो पैसे लोग बचाते नहीं या बचता नहीं उनके पास, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी लोगों को पैसे बचाने की आदत होती है, इसलिए उसने कुछ पैसे बचाया है। लेकिन वो भविष्य के संकट से भयभीत होता है। आखिर ये भविष्य का संकट कौन सा है? अमेरिका में व्यक्ति अकेलेपन का शिकार है। वहां व्यक्ति अकेले रहते हुए नजर आएंगे, आपको विभक्त परिवार के रूप में रहते हुए नजर आएंगे, खासकर तब जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। व्यक्ति जब बूढ़ा होता है तो सबसे ज्यादा परेशानी उसे बुढ़ापे में होती है, क्योंकि बुढ़ापे में वहां के लोग ओल्ड एज होम में रहते हैं। ऐसा मृदुला गर्ग का कहानी के अंतर्गत कहते हैं कि अमेरिकन लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, अकेले अकेले रहने की उनको आदत है, तो अकेलेपन में वो बूढ़े व्यक्ति को बूढ़े व्यक्ति के साथ रखना चाहिए। ये वहां की संस्कृति है, इसलिए ओल्ड एज होम में रखा जाता है। और ओल्ड एज होम में जब रखा जाता है तो वहां पर एक ही उत्सव होता है, वो है शव यात्रा का, कि हर हफ्ते कोई ना कोई व्यक्ति मर जाता है, जिससे हम बात करते हैं वो पता नहीं
अगले हफ्ते उसका नंबर आ जाएगा, वो अगले हफ्ते मरता जाएगा। तो सबसे भयानक, त्रासदायक, यदि दुखदायक यदि कोई बात है तो ये ओल्ड एज होम है। यहाँ मृदुला गर्ग एक शोध का भी उल्लेख करती है कि अमेरिका में एक शोध हुआ। उस शोध के तहत इस बात को स्पष्ट किया गया कि बूढ़े व्यक्ति को बूढ़े व्यक्ति के साथ रखने से अच्छा है कि जवान बच्चों के साथ रखा जाए, ताकि उनकी उम्र और लंबी हो जाएगी। यह ओल्ड एज होम की बात, यदि हम इसकी भारत से तुलना करते हैं, यदि हम प्राचीन भारत या मध्य भारत में देखते हैं, तो हमारे भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम या ओल्ड एज होम की संकल्पना नहीं थी। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तब वृद्धाश्रम यहाँ पर शुरू हुए, अर्थात कि पाश्चात्य संस्कृति को हमने अपनाया, ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम व्यवस्था की शुरुआत कर दी, जबकि भारत में इस प्रकार की संस्कृति नहीं थी। वही संस्कृति का उल्लेख यहाँ पर मृदुला गर्ग अपनी कहानी में करते हुए नजर आती है, और यहाँ सैम उस बुढ़ापे की चिंता से चिंतित होता है, इसीलिए वह अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। इस भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहता है, अर्थात कि अपनी परिवार से जुड़ा रहना चाहता है। जब उसको इस बात का पता चलता है कि उसके भाइयों ने, उन्होंने जो है वसंत विहार के क्षेत्र में, जो दिल्ली का पॉश इलाका है उस समय का, वहां पर वो घर बना रहे हैं। बड़े भाई ने घर बना लिया और छोटे के लिए ऊपर की जगह छोड़ दी है, क्योंकि उसके लिए पैसे नहीं है। और माता पिता ने सारी संपत्ति दोनों के नाम कर दी, इसीलिए कि बड़े भाई ने यह कहा कि बड़े सैम के पास तो उसका घर है, विदेश में रहता है, उसको जरूरत नहीं, इसीलिए माता पिता ने दोनों के नाम से संपत्ति कर दी। इसे लेकर उसे बुरा लगता है कि वो अपनी जड़ों से कहीं ना कहीं टूट रहा है, इसलिए वो विदेश से हवाई जहाज में बैठकर अपने घर लौट कर आता है। और घर लौट कर आकर अपने माता पिता के सम्मुख वो जो भी चीजें उसने इकट्ठा की है, अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति या विदेश में रहने वाला व्यक्ति जब भारत में आता है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह भेंट वस्तुएं लेकर आए। तो यह भी सावन प्रताप सिंह भी साल भर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं जमा करता है, छोटी बड़ी जो भी है, और वो वस्तुएं लाकर देता है। तो यहाँ अपनी माँ को भी वस्तु दे रहा है, पिता को दे रहा है, सबको दे रहा है। इस बात को लेकर जिस बात से चिंतित होकर आया है, तो वह अपने माता पिता का समझ इस बात को स्पष्ट कर देता है कि मुझे अपनी जड़ों से मत तोड़ो, मुझे भारत आने के लिए मेरे द्वार मत बंद करो। वह अपने माता पिता से विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। माता पिता का कहना है कि अब यहाँ पर संयुक्त परिवार का प्रचलन नहीं रहा। तात्पर्य यह है कि विदेशी संस्कृति भारत में पहुंच चुकी है, अर्थात कि विभक्त रहने की बात। बड़ा भाई, सैम का छोटा जो भाई है, जो भारत में रहता है, जो दो भाई हैं उसमें से बड़ा भाई अलग रहना चाहता है और छोटा अलग रहना चाहता है। इसीलिए पिता कहते हैं यहाँ पर संयुक्त परिवार का प्रचलन नहीं रहा है। और दूसरी बात यह है कि तीनों अलग अलग हो रहे हैं, विभक्त हो रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम उर्फ सावन प्रताप सिंह संयुक्त परिवार का समर्थक है, इसीलिए वो माता पिता से कहता है, माता पिता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि दोनों भाइयों के नाम संपत्ति कर दी है और उनके कुछ 2 लाख कुछ खर्चा आ गए हैं। इस पर वो सावन प्रताप सिंह स्पष्ट कह देता है कि जो भी खर्चा आया है 2-3 लाख रुपए मैं अमेरिका जाने के बाद आपको दे दूंगा, ये घर मेरे नाम कर दीजिए। और बड़ा भाई अगर विभक्त रहना चाहता है तो विभक्त रहे, लेकिन वो उसकी इच्छा है कि सभी भाई माता पिता एक ही घर में रहे, इसलिए वो कहता है कि ये मैं तुम्हें 3 लाख दे दूंगा, ये घर मेरे नाम कर दीजिए। और हम वो संयुक्त परिवार का समर्थक होने के नाते ये भी वो गुस्से में कहता है कि अगर बड़ा बाहर दूसरी ओर रहना चाहता है तो विभक्त रहना चाहता है तो रहने दीजिए, छोटे के लिए जो घर नहीं है मैं उसके लिए ऊपर घर बनवा दूंगा, और वह रहना चाहता है तो रहने दीजिए। तात्पर्य यह है कि अगर उसकी इच्छा हो तो जा सकता है, नहीं तो वो इसी घर में रहे, बस ये घर मेरे नाम करवा दीजिए और सभी हम एक साथ इसी घर में रहेंगे, संयुक्त परिवार में। और वो बड़ा माता पिता इस बात को लेकर बड़े खुश हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। हर माता पिता इस बात से खुश होते हैं कि अपने बच्चों को अपनी नजरों के सामने वो टूटता हुआ ना देखे। अपने ही सामने बच्चों को जब वो जुड़ता हुआ देखते हैं तो वह गदगद हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। और जब सावन प्रताप सिंह विदेश लौट कर जा रहा है
तब हवाई जहाज में बैठा हुआ देखता है कि मैं भले ही कहीं पर भी रहूं, ये ईंट चूनों ईंट पत्थर से बना हुआ ये जड़ें हमेशा यहीं पर रहेगी। इस बात की खुशी उसे है। जड़ों से टूटने से लेकर जड़ के जुड़ने के लिए संघर्ष करता हुआ सैम हमको इस कहानी के अंतर दिखा देता है। उर्फ सावन प्रताप सिंह विदेशी संस्कृति से प्रभावित होकर अपने आप को जो बौना वो समझ रहा था, तुच्छ समझ रहा था, और भविष्य में विदेशी संस्कृति में बुढ़ापे में व्यक्ति को अकेला रहना पड़ता है। और जब उसे अकेला रहना पड़ता है, ऐसे समय में उसे निराशा, दुख, पीड़ा को वो महसूस कर रहा है, और वहीं पर वह अपने ही परिवार को, अपनी ही पत्नी आशा रानी से ऐश बनता हुआ, बच्चों को कैट और आर्ची बनता हुआ देखता है, विदेशी संस्कृति को अपनाते हुए देखता है, और अपनी ही संस्कृति, अपनी जड़ों को भूलता हुआ देखता है, महसूस करता है कि वह अकेला हो गया है। भविष्य के अकेलेपन से भयभीत होकर वह भारत में स्थित अपने परिवार से, जिसे जड़ शब्द का प्रयोग किया गया, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहता है। उसके लिए वह संघर्ष करता हुआ नजर आता है। कहानी के भीतर हम देखते हैं कि प्रवासी भारतीय जीवन की संघर्ष की कहानी इस कहानी के अंतर्गत है। जो अपनी जड़ों से टूट गया है, वो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहता है। आइए इस कहानी को हम विस्तार से बिंदुओं के साथ, उस संवादों के साथ अध्ययन करते हैं। मैंने इस कहानी को छात्रों को समझने की दृष्टिकोण से 10 बिंदुओं में विभाजित किया है। उस जो जिन बिंदुओं को या जिन विषय को हमने इसमें छोड़ दिया था, उन विषयों को लेकर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने इस प्रकार से इसे विभाजित किया है। अमेरिका में बौना और विकृति का एहसास दिलाती संस्कृति आपको दिखाई देगी। अमेरिका में नितांत अकेला महसूस करता जीवन आपको दिखाई देगा। अमेरिका में ओल्ड होम का सबसे बड़ा त्योहार, अमेरिका में आगत बुढ़ापे का भय, बुढ़ापे में सुरक्षा के इंतजाम की चाहत, अमेरिका में दरमियानी जिंदगी पर अफसोस, जड़ों से जुड़े रहने की चाहत देख सकते हैं। वहीं पर अमेरिकी सौगात और भारतीय दृष्टिकोण, हिंदुस्तान में शुद्ध हिंदी बोलो तो गंवार समझा जाता है, वहीं हिंदुस्तानी औरत से शादी करने की वजह को भी यहाँ स्पष्ट किया गया है। अब कहानी में ये बिंदुओं का क्रम कुछ अलग है। मैं कहानी में क्रमशः जिन बिंदुओं को लेकर मृदुला गर्ग लिखती है, उन बिंदुओं को क्रमशः हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहला बिंदु जिसे हम कहेंगे कि अमेरिकी सौगात और भारतीय दृष्टिकोण। जो व्यक्ति विदेश में रहता है, अमेरिका जैसे देशों में या इंग्लैंड जैसे देशों में प्रवासी भारतीय, उसका जो परिवार जो भारत में है, उसका मित्र परिवार, आस पड़ोस इस बात की अपेक्षा रखता है जब वो छुट्टी में आए तो हमारे लिए कुछ भेंट वस्तु गिफ्ट लेकर आए। अब अमेरिका में बसा हुआ व्यक्ति जो है वो भेंट वस्तु साल भर जमा करता है, जो सस्ती सस्ती चीजें होती है। अब उसे भी इस बात का बुरा लगता है कि भारतीय लोग अमेरिकी जो केवल विदेश में है, विदेशी वस्तु है, इसलिए उनको श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि उससे अच्छी श्रेष्ठ वस्तुएं भारत में मिलती है। इसे लेकर मृदुला गर्ग देखिए कि क्या कहती है। बल्कि बीच में के 3-4 साल इसी इरादे से हर किस्म का सस्ता अमरीकी माल इकट्ठा करता रहता है। बिजली के छोटे मोटे उपकरण, श्रृंगार का सामान, नायलॉन, टेरेलिन की कमीजें, साड़ियां आदि। जिन चीजों को खुद इस्तेमाल करने से कतराता है, उन्हीं पर अपने नाते रिश्तेदारों को लार टपकाते देखता है तो कभी कभी मन होता है चिल्ला कर कहें, कमबख्तो, कम अक्लो, इससे कहीं बेहतर सामान हिंदुस्तान में मिलता है। लौट कर जाते वक्त मैं अपने और अपने अमरीकी दोस्तों के लिए खरीद कर ले भी जाऊंगा, पर जब्त कर जाता है। एक प्रकार का यूं कह सकते हैं कि मृदुला गर्ग इन संवादों के माध्यम से व्यंग्य करते हुए नजर आते हैं। अब इस बिंदु पर अधिक चर्चा करने से मैं बचता हूं, और दूसरा बिंदु पर हम बात करते हैं। हिंदुस्तान में शुद्ध हिंदी बोलो तो गंवार समझा जाता है। यह बात सही है कि अपने ही देश की राष्ट्रीय भाषा, जिस भाषा में जिसे हम राजभाषा भी कहते हैं, संसद का, प्रशासन का, न्यायालयीन व्यवस्था जो प्रशासकीय व्यवस्था है, जिस भाषा में इसका प्रयोग होता है, उसी भाषा को अपने ही देश में जब तुच्छ समझा जाता है तो इस कहानीकार को बुरा लगता है। और यह बात आज भी मुझे प्रासंगिक लगती है कि हिंदी बोलने वाले के साथ भारत में यदि अंग्रेजी व्यक्ति को साथ में रखा जाए तो उसका सम्मान होगा,
भले ही हिंदी वाला कितनी भी शुद्ध हिंदी बोलता क्यों ना, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वह अंग्रेजी बोलने वाले का सम्मान करेगा, भले ही उसे मातृभाषा क्यों नहीं आती। यहां हम सभी को हिंदी आती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी बुद्धिमान हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी सभी को आती है, सभी बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं? इसी सिद्धांत पर हम ये कह सकते हैं कि हर अंग्रेजी जानने वालों का सम्मान कैसे किया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति का सम्मान हो, उसका उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते, हम उनका समर्थन करते हैं। हिंदी बोलने वाले के अपनी भाषा का सम्मान होना चाहिए। विदेश में बसने वाला व्यक्ति एक तो हिंदी टूटी फूटी बोलेगा या अंग्रेजी स्टाइल में अनुवादित जिस प्रकार से हिंदी होती है उस अनुवाद की शैली में बात करेगा। इसे लेकर ये कहानीकार स्पष्ट करते हुए नजर आती है। जब हिंदुस्तान के किसी मंत्री को अपने भाषण में कहते सुना, तुलसीदास हमारी जड़ थे। कमाल करते हिंदुस्तानी, हिंदी बोलेंगे तो अपनी भाषा की तरह नहीं, अंग्रेजी से अनुवाद करके। गधे। स्कूल कॉलेज में सावन प्रताप सिंह हमेशा हिंदी में अव्वल रहा, कितने व्याख्यानों में पुरस्कार लिए। अब भी मौका मिल जाए तो, पर मिलता कहाँ है। हिंदुस्तान से शुद्ध हिंदी बोलो तो गंवार कहलाओ या पोंगा पंडित, और अमेरिका में बोलो तो समझेगा कौन। बस कभी कभार भारत लौटने पर किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जा पहुंचता है तो कुछ देर अमरीकी अंग्रेजी बोलकर अपने विदेश रह आने की धाक जमा चुकने के बाद विशुद्ध हिंदी बोल लेता है। उस तरह वाह खूब मिलती है। वाह, 15 बरस विदेश में रहते हो गए, फिर भी अपनी भाषा पर ऐसा अधिकार। धन्य है आप, धन्य धन्य। हाँ, एक बात है, मिलती वाह वाही खालिस अंग्रेजी में है। विदेश में रहकर आया व्यक्ति अंग्रेजी में बोलेगा और बाद में हिंदी में बोलेगा तो लोग बड़ी तारीफ करेगा, भाई 15 साल रह के आया है फिर भी हिंदी इतनी शुद्ध है। लेकिन तारीफ भी किस भाषा में कर रहे हैं? अंग्रेजी में कर रहे हैं। अपने देश में ही अपनी ही भाषा गंवारों की भाषा कहलाती है। इस बात का खेद मृदुला गर्ग सैम के संवादों के माध्यम से, सावन प्रताप सिंह के संवादों के माध्यम से करती हुई नजर आती है। वहीं पर एक तीसरे बिंदु को लेकर हम बात करते हैं, जो अमेरिकी और भारतीय संस्कृति पर चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए विवश कर देती है। वह बिंदु है हिंदुस्तानी औरत से शादी करने की वजह क्या है। मैंने ये बात अभी मूल संवेदना को स्पष्ट करते हुए स्पष्ट कर दी थी कि विवाह, जब विदेशी अमेरिकी व्यक्ति सैम को, सावन प्रताप सिंह को पूछते कि भारतीय व्यक्ति भारतीय महिला से ही विवाह क्यों करना चाहता है, तब वो कहते हैं मेरी जड़ें वहां हैं, उनकी जड़ें वहां हैं, जड़ों से जड़ें न मिले तो मिलन कैसा। यहां पर देखिएगा विवाह का कारण वो क्या स्पष्ट करता है। मैं तो हिंदुस्तानी खाने को तरस गया, उनका खाना भी कोई खाना है, न मिर्च मसाला, न घी तड़का, न न बुराई नहीं कर रहा, सेहत के लिए मुफीद है, पर हम ठहरे हिंदुस्तानी जुबान के गुलाम। मुझे बीवी ऐसी चाहिए जो लजीज से लजीज खाना बनाकर खिला सके, फकस्त हिंदुस्तानी। शादी का कारण उन्होंने स्पष्ट किया कि मुझे बस लजीज खाना बनाकर खिलाने वाली भारतीय महिला चाहिए। ये ये बात क्यों कहना चाहता है सावन प्रताप सिंह? क्योंकि अमेरिकी भोजन अलग है, वहां की संस्कृति में वहां का भोजन अलग दिखाई देता है। भारतीय व्यक्ति अलग प्रकार का भोजन, जिसमें मिर्च मसाला हो, घी हो, इस तरह का भोजन वह करता है। लेकिन अमेरिका में जब उसे मिलता नहीं है तो ऐसा भोजन कौन बना सकता है? तो भारतीय महिला से विवाह करेगा तभी उसे ऐसा भोजन, भारतीय भोजन उसे घर पर ही मिलेगा, वरना उसे अमेरिकी भोजन खाने की आदत कर लेनी पड़ेगी। शायद इसीलिए वो इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता है कि मुझे बीवी ऐसी चाहिए जो लजीज से लजीज खाना बनाकर खिला सके। अब जब बीवी मिली है, लजीज से लजीज खाना खाने के सपने उसने देखे, लेकिन सपना उसका जल्द ही टूट जाता है। हम देखते हैं कि वो सावन प्रताप सिंह कहता है, हफ्ते में एक दिन हिंदुस्तानी खाना बनाना शुरू कर दिया था, पर साथ ही पेज बॉय स्टाइल में बाल कटवा लिए थे, जींस पैंट का पहनावा अख्तियार कर लिया था। उसके सावन प्रताप सिंह से सैम बनने के साथ साथ वह भी आशा रानी से ऐश बन गई थी। उसने ये इस बात की आशा की कि वो वहां रहेगा, भारतीय संस्कृति वाली पत्नी को लेके आएगा तो अच्छा खाना खिलाएगी, भारतीय संस्कृति को वहां पर रखेगी, जतन करेगी, संस्कार रहेंगे। लेकिन होता उल्टा है, वो विदेशी संस्कृति से प्रभावित हो जाती है, वहां की वेशभूषा को अपना लेती है। वो बॉय कट
पेज बॉय कट कर लेती है, जींस टी शर्ट पहन लेती है और अपना नाम भी बदल लेती है, आशा रानी से ऐश कर लेती है और बच्चों का नाम तो बदल ही देती है। लेकिन इस बात से उसे खुशी है कि पत्नी भले उसे मूर्ख समझे या अपने लेकिन वो उसे बोना नहीं समझती है। अमेरिका में जब वो सैम है तो महसूस करता है कि जिस प्रकार से उसके नाम को सावन प्रताप सिंह से सैम कर दिया, उसे बोना कर दिया, विदेशी संस्कृति में अपने आप को तुच्छता को महसूस करता है। उसने इस बात की खुशी है कि वह अपने पत्नी के सम्मुख तुच्छ नहीं महसूस कर रहा है, बोना नहीं महसूस कर रहा है। भला हो भारतीय संस्कृति और मान्यताओं का। आशा रानी आशा से लाख ऐश बन जाए, पति को अपने से श्रेष्ठ योनि का प्राणी मानने से इनकार नहीं करती। यानी वह उसे बेवकूफ भले माने पर बौना नहीं मानती। देखिएगा, उस शादी से संबंधित हिंदुस्तानी औरत से शादी करने की वजह को लेकर सावन प्रताप सिंह अपनी बात यहां रखता हुआ नजर आता है। तो वहीं पर अगला बिंदु अमेरिका में बौना और विकृति का एहसास दिलाती संस्कृति को लेकर मृदुला गर्ग सैम प्रताप सिंह के माध्यम से चर्चा करते हुए नजर आती है। यहाँ जिस बात को लेकर मैं चर्चा कर रहा था, देखिएगा, उसका नाम है सावन प्रताप सिंह और ये लोग उसे पुकारते हैं सैम। बौना और विकृत कितना शक्तिशाली हथियार है किसी का अस्तित्व मिटा डालने के लिए। किसी यूरोपीय का नाम बिगाड़ कर देखे, फ्रांसीसी या जर्मन आदमी अंग्रेजी बोलता है तो उनकी आंखों में प्रशंसा ही नहीं कृतज्ञता कौन जाती है। इसलिए कि गलत अंग्रेजी बोलते हुए भी उसके लहजे में फक्र रहता है, शर्मिंदगी नहीं। जो सही अंग्रेजी बोलते हुए भी सावन को भारतीय होने की मजबूरी बन ले डूबती है। मैंने इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि भारतीय लोगों को, भारतीय संस्कृति को अमेरिका में अमेरिकन लोग जो है तुच्छ समझते हैं, वहीं पर जर्मनी या फ्रेंच लोग टूटी फूटी अंग्रेजी भी यदि बोलता है तो उस पर वो गर्व महसूस करते हैं। इसलिए फ्रेंच या जर्मन लोग टूटी फूटी अंग्रेजी पर भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, गर्व के साथ बात करते। और भारतीय व्यक्ति शुद्ध अंग्रेजी बोलने के बावजूद, अच्छी अंग्रेजी बोलने के बावजूद भी उसे बौना समझा जाता है। इस बात का दुख सावन प्रताप सिंह को है। वो देखिएगा, आगे उनके संवाद देखिएगा। ऐसा नहीं है कि सभी ने उसे नफरत से देखा है, ऐसा नहीं है कि वो संस्कृति के पूरी तरह से विरोध कर रहा है और वहां के सभी लोगों ने नफरत से देखा है। देखिए आगे वो क्या कहते हैं। कितनी स्त्रियों के साथ वो डेट्स पर जा चुका है, दिल नहीं तो जेब खोलकर उनके खाने पीने और मनोरंजन पर वो खर्च किया है। घर के दरवाजे पर खड़े होकर हिंदी फिल्मों में वर्जित चुम्बन लिए हैं और 2-4 बार घर के अंदर प्रवेश भी पा चुका है। तब भी उसका बौनापन का एहसास घटा नहीं, बढ़ा है। उसने बहुत कोशिश की विदेशी संस्कृति को अपनाने की, लेकिन विदेशी लोग उसे, अर्थात कि भारतीय सावन प्रताप सिंह को उनकी नजरों में बौना ही साबित करते हैं। अर्थात सावन प्रताप सिंह अपने आप को उनकी नजरों में बौना महसूस करते हैं कि मैं भले ही कितना भी चाहूं इस संस्कृति को अपना लूं, लेकिन ये लोग मुझे कभी भी नहीं अपनाएंगे। इस बात का खेद उसे दिखाई देता है। इसीलिए देखिएगा, अमेरिका में एक अलग प्रकार की संस्कृति दिखाई देती है। अमेरिका में नितांत अकेले महसूस करता हुआ जीवन हमें दिखाई देता है। अमेरिका में संयुक्त परिवार के बजाय विभक्त परिवार में रहना लोग पसंद करते। वहां के लोग अकेले रहना पसंद करते, वहां उनको इस बात की आदत हो गई है। लेकिन हम भारतीय लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते। हम समाजशील प्राणी हैं, हमें समाज में रहने की आदत है, हमें भीड़ की आदत है, हम इसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन विदेश में अकेले रहना यहाँ उनकी मजबूरी है। देखिएगा, यहाँ कुछ संवाद है जिस संवाद के आधार पर इसे हम स्पष्ट कर सकते हैं। सिर्फ अपना अपना मकान नहीं है और सब कुछ है उनके पास। स्टडी में कंप्यूटर, किचन में हर संभव विद्युत उपकरण और $3000 महीने की कमाई, यानी 30,000 रुपए। हिंदुस्तान में ऊंची से ऊंची नौकरी भी यह बरकत नहीं, बिजनेस अलबत्ता कर सकता है। हिंदुस्तान में डॉलर राजसी सिक्का है। हिंदुस्तान में डॉलर की बहुत ज्यादा कीमत है। 1982 में 3,000 डॉलर ये कमाता है। जिस समय इसकी कीमत भारतीय रुपए में 30,000 थी, आज 2.5 लाख से ज्यादा इसकी कीमत है। 3,000 अर्थात कि आज के $2.5 लाख से भी ज्यादा उसकी कीमत होती है और भारत में ये राजसी सिक्के के समान है। देखिएगा,
भले वहां पर किसी बात की कमी नहीं है, पर वह देखिए क्या कहता है, पर एक दुस्वप्न है जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। रात का घुप अंधेरा हो या दिन का झकाझक उजाला, वो देख सकता है साफ साफ, वो बूढ़ा हो चुका है और बिल्कुल अकेला है, निसंग निरुपाय, उसके पास कोई उपाय नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भारत से ज्यादा, भारत में जितना हम कमा नहीं सकते उससे कई ज्यादा हम कमा कर सकते हैं, सारी सुख सुविधा उसके पास है, लेकिन वो महसूस कर रहा है भविष्य का बुढ़ापा, और उस बुढ़ापे में वो अकेला, निसंग और निरुपाय, साथ में कोई नहीं है, मजबूर और विवश है। ऐसे समय में देखिए क्या कहता है, आशा के बारे में वो तय नहीं कर पाता है, हो सकता है वह उससे पहले गुजर चुकी हो या ओल्ड पीपल्स होम में उसके साथ हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर हाल में वह अपने को नितांत अकेला महसूस करता है। आर्ची और केटी भूल चुके हैं कि उनका नाम अर्जुन और कविता हुआ करता था। उसका परिवार पूरी तरह से वह विदेशी संस्कृति में ढल गया है, और जो विदेशी संस्कृति है वहां तो अकेलेपन की संस्कृति है। तो आर्ची और कैट, इसका प्रभाव तो उस पर पड़ना ही था, इसलिए वो महसूस करता है कि वह अकेला, नितांत अकेला है। आशा का पता नहीं है वो उसके साथ रहने वाली है या उससे पहले मर जाने वाली है। इस बात का दुख, या वो दुख वाला सपना देख रहा है कि भविष्य में मुझे किस प्रकार का जीवन, अकेलेपन से भरा हुआ ओल्ड एज होम में, ओल्ड पीपल्स होम में जीवन जीना पड़ेगा। इसी को लेकर अगला बिंदु देखते हैं कि अमेरिका में ओल्ड होम का सबसे बड़ा त्योहार क्या है। इस बात को लेकर स्पष्टीकरण देखिएगा। बेवकूफ जाहिल इतना नहीं समझते कि दूसरे बूढ़ों का साथ बूढ़े आदमी के लिए कितना त्रासदायक होता है। सुकून, मौत का सन्नाटा, हर हफ्ते 10 दिन पर एक मौत। पता है ओल्ड होम का सबसे बड़ा त्योहार क्या है? शव यात्रा। छक कर खाते पीते हैं उस दिन लोग, इस एहसास को दूर भगाने के लिए कि अगली यात्रा उनकी हो सकती है। अमेरिकन लोगों में इनकी लंबी उम्र होती है, इस बात का भी दुख है कि अमेरिका में लोग जल्दी मरते नहीं हैं। वो महसूस कर रहा है कि मैं जल्दी भी नहीं मरूंगा, इसलिए मुझे ओल्ड एज होम में रहना पड़ेगा। और ओल्ड एज होम में जब रहूंगा, वृद्धाश्रम में जब रहूंगा, तो यहाँ पर ये बात भी स्पष्ट कर देता है कि बूढ़े लोगों को बूढ़े लोगों के साथ नहीं रखना चाहिए। यदि रखते हैं तो ये कितना त्रासदायक है, कितना दुखदायक है कि हर सप्ताह में 10 दिन के बाद एक व्यक्ति मर रहा है। यानी हर बार जिससे हम बात करते हैं या कोई मित्र बनाता है वो मर जा रहा है। यानी हर बार दुखों को अनुभव करना पड़ रहा है। जिस समय बुढ़ापे में व्यक्ति को उसकी देखभाल की, आनंद की जरूरत है, सुखों की जरूरत है, उस समय उसको बार बार दुख मिलता है। और यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार देखिए कि कोई व्यक्ति मरता है तो वहां पर भोजन दिया जाता है, और वो लोग छक कर पेट भरकर बिंदास होकर खाते हैं। एक तरह की मानवीय संवेदना यहाँ नष्ट होते हुए दिखाई देगी आपको कि वहां का त्योहार कौन सा है कि व्यक्ति मर जाने पर खाना खाए। देखिएगा आगे इसका मृदुला गर्ग देखिएगा कि बूढ़े व्यक्ति को बूढ़े व्यक्ति के साथ रखने के बजाय जवान लोगों के साथ रखना चाहिए। इसे लेकर एक संवाद। अमेरिका में आजकल इस मुद्दे पर वैज्ञानिक शोध हो रहा है। लंबी चौड़ी केस स्टडी के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि वास्तव में बूढ़ों के लिए, बूढ़ों का नहीं, बच्चों जवानों का साथ अधिक लाभप्रद है। कितना विकसित देश है। अब अमेरिका में भी ये इस बात का शोध लगा लिया गया। 1982 की बात कर रहे हैं कि बूढ़े व्यक्ति को बूढ़े व्यक्ति के साथ रखने से अच्छा है कि जवान बच्चों के साथ रखना लाभप्रद होता है। ये शोध कितना अच्छा है। इसका समर्थन मृदुला गर्ग करते हुए आती है। जिन बूढ़े व्यक्तियों को बुढ़ापे में ओल्ड एज होम में रखा जाता है, वहाँ हर हफ्ते व्यक्ति मरता है, कितना त्रासदायक जीवन उन्हें देखना पड़ता है। इसलिए वहां रखने की बजाय अपने परिवार में रखना आवश्यक महसूस करते। लेकिन अपना परिवार कैसा? अपना परिवार विदेशी संस्कृति में वहाँ अकेलेपन, अकेले जीवन जीने की वहाँ लोगों को आदत है, और बुढ़ापे में बूढ़े व्यक्तियों को ओल्ड एज होम में रखा जाता है, तब वो बच्चों के साथ कैसे रहेगा? इसीलिए इस बात की चिंता है, इसीलिए वो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहता है, अपने परिवार, जो भारत में जो परिवार है उससे जुड़ना चाहता है, जहां पर बच्चे उन बच्चों के साथ रहे, खेले कूदे। क्योंकि भारत में बूढ़े लोगों का सम्मान होता है, नाना नानी दादा दादी का हर परिवार में सम्मान किया जाता है। यह हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, यह हमारी संस्कृति है। और संस्कृति से परे की बात
हमें अमेरिकन संस्कृति दिखाई देती है। इसलिए वो कहता है बूढ़े होने से पहले उसे हिंदुस्तान लौटना होगा। दो भाई है, एक बहन, उनके तीन तीन चार चार बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है, अकेला कौन रहने देगा उसे। वैसे वो एक अमीर बूढ़ा होगा, रोज नई वसीयत बनाने की धमकी देकर बच्चों को अपना बनाए रखेगा। वह हंसा। वह इस बात की अपेक्षा करता है कि वो भविष्य के सपने देखने लगा है कि वो भारत जाएगा और वहां अकेलेपन का जीवन ना जीते हुए वो अपने परिवार के साथ जीवन जिएगा। यहां देखिएगा अमेरिका में आगत बुढ़ापे का भय। अमेरिका में हर भारतीय प्रवासी व्यक्ति जहां जाकर रहता है तो आने वाले बुढ़ापे से वो डर जाता है। इसे स्पष्टीकरण करने वाला देखिएगा संवाद। सावन प्रताप को एक बार फिर अपना आगत बुढ़ापा डंक मार गया। अपनी छत वैसे उसके सिर पर अभी से है, पर बुढ़ापा आने पर हाथ पांव से लाचार हो जाने पर कमाया काफी है उसने, पर यहाँ का रहन सहन ऐसा है कि पैसा बचता नहीं। वह तो हिंदुस्तानी जात का आदमी है जो फिर भी कुछ बचा लेता है, वरना अमरीकी तो कर्ज और किश्तों के बोझ तले दबे रहते हैं। बुढ़ापा आने पर काम करने की ताकत खो जाने पर कितने दिन साथ देगा? ये रुपया कितने दिन महफूज रह सकेगा? यह अपार्टमेंट, हिंदुस्तान के रहन सहन और यहाँ के रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। जल्दी मर जाए तो बात दूसरी है, पर एक तो अमेरिका में जल्दी कोई मरता नहीं है, ऊपर से उसकी विरासत भी दुखदाई है। अमेरिका में आने वाले आगत बुढ़ापे का भय उसको है, वहीं पर बुढ़ापे में अपनी सुरक्षा का इंतजाम वो कर लेना चाहता है। अगला वाला जो बिंदु है, बुढ़ापे में सुरक्षा के इंतजाम की चाहत उसको है। भविष्य में वो सुरक्षा का इंतजाम कर लेना चाहता है। इसको लेकर मृदुला गर्ग कहती है, अर्थात कि सावन प्रताप सिंह के माध्यम से कहानी के अंतर्गत वो स्पष्ट करना चाहती है, भावी सुरक्षा का इंतजाम जो न कर सके वो बेवकूफ है। बुजुर्गों को हमेशा कहते सुना है, अक्लमंद वह जो बुरे से बुरे वक्त के लिए खुद को तैयार रखे। जो हो, सावन प्रताप सिंह उर्फ सैम अपना आखिरी दिन ओल्ड होम में नहीं गुजारेगा, भले ये लोग उसे सीनियर सिटीजन्स रिजॉर्ट के नाम से क्यों न पुकारे। हिंदुस्तान लौट जाएगा तो सैम पुकारे जाने पर गर्व अनुभव करेगा, शर्म नहीं। जो पैसा बचाया है वहां जाकर बिजनेस करेगा, छोटे भाई के बच्चों में से किसी को साथ ले लेगा। भारतीय संस्कृति ये खास बात है कि बचपन से हमको पैसे बचाए जाने के लिए सिखाया जाता है। यह हमारी संस्कृति है। हमें स्पष्ट किया जाता है कि जवानी में अगर पैसे जमा करोगे तो बुढ़ापे में अच्छा जीवन जी पाओगे। यह हमें भारतीय परिवार में, हर घर में, हर समाज में इस बात को सिखाया जाता है कि अभी से पैसे जमा करोगे तो बुढ़ापे में जब हाथ पैर नहीं काम करेंगे, दिमाग काम नहीं करेगा, तो ये पैसे बुढ़ापे में काम आएंगे। आज भारत में काम करने वाला लगभग प्रत्येक व्यक्ति बुढ़ापे के लिए पैसे जमा करता है। यही बात का ये बात हमें यहाँ दिखाई देती है। भावी सुरक्षा का इंतजाम जो न कर सके वो बेवकूफ है। बुजुर्गों को हमेशा कहते सुना है, अक्लमंद वह जो बुरे से बुरे वक्त के लिए खुद को तैयार रखे। कितनी बड़ी बात यहाँ यह कहानीकार कह देती है। भारतीय संस्कृति में पैसे की बचत की बात, बुढ़ापे को सुरक्षित रखने की बात यहाँ हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बुढ़ापे में अगर पैसे नहीं होंगे तो अभी से ही पैसे की बचत करना चाहिए। यह हमें हर घर में सिखाया जाता है। वहीं पर अमेरिका में दरमियानी जिंदगी पर अफसोस करता हुआ यह दिखाई देता है। विदेश में बसा हुआ भारतीय व्यक्ति, अर्थात कि प्रवासी भारतीय व्यक्ति, न वो भारत का रहता है, न वह विदेश में जाकर विदेशी का रहता है। वह बीच का बन जाता है, दरमियाना बन जाता है। दरमियाना अर्थात बीच का व्यक्ति, न उधर का है न इधर का है। ठीक से वो अमेरिका में अमेरिकन संस्कृति को अपना तो लेता है, लेकिन वो लोग उसे अपनाते नहीं है। वो वहां रहने के बाद उसे भारत की याद आती है, भारतीय संस्कृति की याद आती है, अपने परिवार की याद आती है। भारत में रहने के बाद उसे अच्छा जीवन जीने की याद आती है, विदेश का डॉलर उसे याद आता है। वो न वहां का दिखाई देता है न यहाँ का दिखाई देता है, दोनों दरमियानी जिंदगी दिखाई देती है। इसे स्पष्ट करने वाला संवाद देखिए। एक नौकरी का जुगाड़ भी कर लिया था, बस 1 साल काम किया, जो कमाया पेट काट कर बचाया, अमेरिका भाग गया। वहां कौन जानता था उसे, बैरे से लेकर लिफ्टमैन तक उसने काम किया, फीस जुटाई और एमएस कर डाला। काम की उस देश में कमी नहीं थी। नौकरी, दलाली, छोटा मोटा व्यापार, काफी पैसा कमाया, फिर भी रहा अमेरिका के मध्य वर्ग की दरमियानी सीढ़ी।
फिर भी क्या रहा, अमेरिका के मध्य वर्ग की दरमियानी सीढ़ी पर ही वह रहा। अंत में हम देखते हैं कि कहानी की जो मूल संवेदना है, आखिर कहानीकार जिस बात को लेकर इस संपूर्ण कहानी में बात कहना चाहते हैं, उसका स्पष्टीकरण हम अंतिम बिंदु में देखते हैं। जड़ों से जुड़े रहने की चाहत सावन प्रताप सिंह में है। हर प्रवासी भारतीय जो विदेश में जाकर बसा हुआ है, वो अपनी जड़ों से, अपने परिवार से जुड़ा हुआ रहना चाहता है। इसके लिए वह हर संभव काम करना चाहता है। देखिएगा, यहाँ जब सावन प्रताप सिंह को पता चलता है कि उसकी संपत्ति पिता ने अपने भाइयों के नाम कर दी और उसके नाम नहीं की है, जब उसे पता चलता है तो लौट कर आता है और पिताजी से वो सवाल करता हुआ नजर आता है। पिताजी, अमेरिका में मुझे कमी किसी बात की नहीं है, ऊंची नौकरी है, पैसा है, घर बार है, पर उसने एक दीर्घ निश्वास भरी। मन मेरा यही अटक रहता है, कितना अकेला हूं मैं, कहाँ कहाँ है मेरी जड़ें? कोई है ऐसा घर जिसे मैं अपना कह सकूं? वाक्य फिर से मैं दोहराता हूं। मन मेरा यही अटक रहता है, कितना अकेला हूं मैं, कहाँ है मेरी जड़ें? कोई है ऐसा घर घर जिसे मैं अपना कह सकूं? ये अपनी बात पिता के सम्मुख रखता है कि मैं किसे अपना घर समझूं। मैं अपने आप को नितांत अकेला समझ रहा हूं। विदेश में रहने वाला भारतीय प्रवासी हमेशा अपने आप को अकेला समझता हुआ नजर आता है, अपनी जड़ों से टूटा हुआ महसूस करता है और जड़ों से जुड़ने की बात करता है। लेकिन जब यहाँ उसका परिवार विभक्त हो रहा है, तो इसे लेकर पिता कहते हैं कि बेटा, आप संयुक्त परिवार का चलन आजकल उतना रहा नहीं है। तुम जानते हो, यहाँ संयुक्त परिवार जो विदेशी संस्कृति से विभक्त परिवार जो विदेशी संस्कृति से आया था, वो भारत में आकर किस तरह से हावी हो गया है, उसको स्पष्ट करने वाली ये पंक्तियां दिखाई देती है। वहीं पर पिता ये इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ऐसा है बेटा। पिताजी पहले संभले। पवन ने इसके बनवाने में पैसा लगाया। माँ पिताजी सकपका गए और श्रावण ने बहुत मेहनत की। फिर पवन का कहना है, तुम्हारा अपना मकान अमेरिका में है ही, तो हमने सोचा ये मकान पवन के नाम कर दे और जमीन दोनों की बनवा सके तो श्रवण अपने लिए ऊपर बनवा लेगा, वरना। यहां पिता ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि बड़े बेटे ने कह दिया, या पवन ने कहा कि सावन के पास तो उसका मकान है, इसलिए दोनों के नाम से जमीन करवा दी जाए। तो पवन ने घर बनवाया और श्रवण के लिए ऊपर ऊपर दूसरी पहली मंजिल बनाने के लिए छोड़ दिया। यदि उसके पास पैसे है तो बना लेगा। इस बात को लेकर वह दुखी हो जाता है कि उसमें उसे नहीं रखा गया। अब ये परिवार टूट रहा है। पवन का अलग घर, श्रवण का अलग घर हो जाएगा। वो उसके पास पैसे आएंगे तो वो बनाएगा, माता पिता रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं है। पूरा परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा है और उसमें वो महसूस करता है कि अब उसकी कोई जड़ ही नहीं है। वापस आने के लिए वो किसके पास आए? वो अपने परिवार के पास, संयुक्त परिवार के पास ही आना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि पिताजी बताइए कितना खर्चा आया है? कौन ने कितना खर्च किया है? 2 लाख रुपए, 3 लाख? इसको लेकर वो कहता है कि ठीक है, 3 लाख मैं वापस जाते ही भेज दूंगा, उसके नाम पर लिखा पड़ी आप अभी करवा रखिए। भैया को संयुक्त परिवार पसंद नहीं है तो अलग रहे। वास्तव में भैया को साथ में रखना चाहता, अगर पसंद नहीं है तो अलग रहे। मकान आप मेरे नाम कर दीजिए। श्रवण को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऊपर की मंजिल मैं बनवाऊंगा, उसके लिए वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। जिस श्रवण को घर नहीं है, यदि उसके पास पैसे है तो बनवा लेगा, लेकिन यह इस जिम्मेदारी उठा लेता है कि बड़ा भाई चाहे तो साथ में रहे पवन, और श्रवण के लिए तो मैं घर बनवा कर ही दूंगा, बस ये मकान मेरे नाम कर दो। ये बात सुनना ही था कि पिताजी, माता पिता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वो इस बात से खुश है कि तीनों भाई, या सावन प्रताप सिंह सावन ये सोच रहा है कि वो सभी लोग एक साथ एक छत में एक घर में रहे, ना कि ये टूटे विभक्त बने। संयुक्त परिवार के रूप में वो यहीं पर उनको रहते हुए देखना चाहता है। और जब भी वो विदेश से लौट कर आए तो अपने इस संयुक्त परिवार में लौट कर आए, इन अपने भाइयों के साथ, उनके बच्चों के साथ, माता पिता के साथ अपना समय बिताने की बात कहता है, अपनी जड़ों से जुड़ने की बात वो कहता है। अपने पिता के सामने वो विनम्र निवेदन करता है कि मुझे अपनी जड़ों से मत काटिए। हिंदुस्तान लौट पाने के तमाम दरवाजे बंद मत कीजिए। यह मकान होगा तो मुझे लगेगा हाँ, मेरा देश, मेरा नाम सुरक्षित है, अपनी तरफ खींचेगा वो हर पल मुझे। वरना समझ लीजिए,
एक तरफ से मैं मर गया। अंत में हम देखते हैं जब उसके नाम से मकान करवाने की बात वो कहकर चला जाता है, माता पिता गदगद हो जाते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मकान अब उसके नाम से होने वाला है और सैम यह सबको एक साथ रखने वाला है। उसे टूटने नहीं देना चाहता, अपनी जड़ों को टूटने नहीं देना चाहता, जड़ों को बनाए रखना चाहता है। अपने माता पिता के सामने उसने स्पष्ट कह दिया कि मुझे अपनी जड़ों से मत काटिए, यहाँ भारत आने के दरवाजे मत बंद कीजिए। इसीलिए वो 3 लाख देकर वो मकान अपने नाम करवा लेना चाहता है। और जब हवाई जहाज में बैठकर वापस लौट कर जा रहा है, तब वो सोचता है वो कहीं भी क्यों न रहे, ईंट सीमेंट की इतनी सुदृढ़ जड़ें उसका इंतजार करती रहेगी यहाँ उसके अपने देश में। अंत में वो महसूस करता है कि कोई भी क्यों ना रहे, माँ बाप भाई बहन ना भी रहे, तब भी ये ईंट पत्थर से बना हुआ घर उसका हमेशा, जब तक वो जिंदा है, हमेशा उसका इंतजार करती रहेगी। उसकी जड़ हमेशा के लिए इंतजार करते रहेगी। उसने अपनी जड़ों को मजबूत बनाने का काम यहाँ किया है। हर प्रवासी भारतीय जो विदेश में बसा है, वो विदेशी संस्कृति को तो अपना लेता है, लेकिन जब ये महसूस करता है कि वो लोग उसे अपना नहीं रहे हैं और विदेशी संस्कृति में व्यक्ति को भविष्य में नितांत अकेला जीवन जीना पड़ता है और बुढ़ापे में ओल्ड एज होम में जीवन जीना पड़ता है, और लोगों की उम्र ज़्यादा होने के कारण लोग मरते भी नहीं हैं, और ओल्ड एज होम में भी त्रासदायक जीवन जीना पड़ता है कि बूढ़े व्यक्ति के साथ रखने की वहाँ पर संस्कृति हमको दिखाई देती है, जहाँ हर हफ्ते 10 दिन में कोई व्यक्ति मरता हुआ नजर आता है और मरने के बाद वहाँ एक ही उत्सव मनाया जाता है, शव उत्सव मनाया जाता है, शव यात्रा का भोजन पेट भर खाया जाता है। कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाएं मरती हुई यहाँ पर नजर आती है। इसीलिए वो वहाँ की संस्कृति महसूस करता है कि वो लोग उसे अपना नहीं मानते। उसके सावन प्रताप सिंह नाम को सैम जिस प्रकार से बनाकर बौना कर दिया है, वह अपने आप को उनके सम्मुख बौना और तुच्छ महसूस करता है। उस संस्कृति में कहीं वो फिट नहीं बैठ पाता है। वो अपनी ही पत्नी को, बच्चों को विदेशी संस्कृति में पकता हुआ दिखाई देता है। वह अपने आप को बिल्कुल अकेला कटा हुआ महसूस करता है। इसलिए अपने बुढ़ापे के जीवन को सुरक्षित करने के लिए, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वह भारत में अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहता है। जब वह भारत का परिवार उसका टूटता हुआ नजर आता है, वो वापस लौट कर जाकर उस परिवार को जोड़ने का प्रयास करता है और जोड़कर वापस लौट कर आता है। और इस बात की उसे खुशी होती है कि वो कहीं पर भी क्यों ना हो, उसका घर, ईंट पत्थर से बना हुआ घर हमेशा वहां पर रहेगा। इस बात की उसको खुशी है। उसने अपने बुढ़ापे को सुरक्षित यहाँ कर लिया है। मृदुला गर्ग प्रवासी भारतीय जीवन में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का, उनके जीवन का चित्रण, उनकी वास्तविकता का चित्रण इस कहानी के अंतर्गत करते हुए नजर आती है। धन्यवाद।